हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेक्रेड हार्ट स्कूल। क्लास 11 के लिए एक नया टॉपिक जिसके बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन और विस्तार से इसके बारे में आज जानेंगे हम लोग। वन मोर स्टैंडर्ड टाइप ऑफ फंक्शन, रेशनल फंक्शन। जैसा कि डिफिनीशन में हमने देखा है, डिफिनीशन में ये कहा गया है कि अ फंक्शन एफ एक्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी एक्स बाई क्यू एक्स इज नोन एज रेशनल फंक्शन in which you have to take care of that px and qx are polynomial function. This is the important thing. आप किसी भी ऐसे फंक्शन को जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में हो उसको रेशनल फंक्शन नहीं बोल सकते हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास चीज़ होगी वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए, और तभी जो हम अभी इसके बारे में पढ़ेंगे तभी वो रूल उस पर अप्लाई होने पाएगा। अगर हम उसको अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उस रूल को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल फंक्शन, जैसा कि रेशनल नंबर में भी होता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो होता है उसमें। तो इसमें भी क्यू एक्स जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर क्यू एक्स जीरो हुआ तो पी एक्स बाई जीरो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के एग्जांपल हैं हमारे पास। जैसा कि हम जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन होता क्या है। अ फंक्शन विच कंटेन्स वन और मोर देन वन टर्म्स इज नोन एज पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड द टर्म शुड बी इन रेफरेंस ऑफ द वेरिएबल दैट वी विल टेक. It should be x, y, whatever that question say, and the power of the polynomial function, the index of x should be in natural number. Okay, example 2x square, x plus 2, 4. हम इसको कांस्टेंट फंक्शन के भी नाम से जानते हैं, लेकिन ये पॉलिनोमियल फंक्शन के भी अंडर में आता है, तो हम इसको पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, etc एट्सेट्रा। जितने भी हमको इस तरह के एक्सप्रेशन मिलेंगे उन सबको हम पॉलिनोमियल फंक्शन बोल सकते हैं। और पॉलिनोमियल फंक्शन की एक खास बात हमने पहले पढ़ी थी कि अगर कोई भी रियल फंक्शन है जो कि पॉलिनोमियल है तो उसका डोमेन और रेंज दोनों जो होगा वो रियल नंबर पूरा का पूरा होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अब इसके लिए। पी एक्स और क्यू एक्स बोथ शुड बी पॉलिनोमियल फंक्शन। जैसे एग्जांपल ले लें तो हमारे पास बहुत से हो सकते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2, एच एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, एट्सेट्रा। इस तरह के जितने भी फंक्शन हैं इसमें इन सारे फंक्शन में हमको दिख रहा है कि न्यूमरेटर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसलिए ये तीनों ही फंक्शन जो हैं वो हमारे रेशनल फंक्शन कहलाते हैं। ओके, अब जैसा कि हमारे बुक में एनसीईआरटी बुक में भी है, इन सारे फंक्शंस में हमको इस फंक्शन के बारे में खास करके पढ़ना है, क्योंकि ये फंक्शन एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। और क्यों स्टैंडर्ड फंक्शन बार बार कहा जा रहा है इसका भी एक मीनिंग है। स्टैंडर्ड फंक्शन होने की वजह से हम इस फंक्शन की हेल्प से अदर फंक्शंस के भी ग्राफ फाइंड कर सकते हैं जो इससे मिलते जुलते होंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमने देखा कि मॉड एक्स का ग्राफ क्या है, याद होगा हमें लास्ट क्लास में हमने देखा था कि मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। ओके, तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स जो है हमारा, ये एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका ग्राफ हमें याद रखना है। अगर हमको इस फंक्शन के साथ में कुछ ऑपरेटर लगा करके, कुछ नंबर लगा करके अगर हमको दे दिया जाए तो हम बड़ी इजीली पता कर सकते हैं कि उस नए फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, उस नए फंक्शन का डोमेन क्या होगा और उस नए फंक्शन का रेंज क्या होगा। सपोज करते हैं कि किसी ने हमें दे दिया एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1, तो हम क्या देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फंक्शन मॉड एक्स है इसमें, लेकिन साथ में एक 1 ऐड किया गया है। तो जब भी हम किसी भी स्टैंडर्ड फंक्शन में कोई नंबर ऐड करते हैं, कोई भी पॉजिटिव नंबर जब हम उसमें ऐड करते हैं, तो सिंपली वो फंक्शन का ग्राफ जो नंबर हमने ऐड किया है उतने यूनिट ऊपर की तरफ चला जाता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में। मतलब अगर हमने 1 ऐड किया है
तो हमारा ये ग्राफ शिफ्ट होकर के 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। और अगर ये ग्राफ 1 यूनिट ऊपर चला जाता है तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालने पे हमको पूरा इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक मिलेगा, इधर डालने पे नेगेटिव इन्फिनिटी तक मिलेगा। तो हम डोमेन जो है पूरा रियल नंबर बता सकते हैं। ठीक, अगर हमको रेंज फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस केस में हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं। वाई एक्सिस पे अगर हम परपेंडिकुलर डालते जाएं तो हमको ये सारी वैल्यूज़ मिलेंगी और ये ऊपर कहाँ तक जाएगी, प्लस इन्फिनिटी तक। लेकिन देखने वाली बात ये है कि ये ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 1 से। इसका मतलब ये ग्राफ वाई एक्सिस पे वैल्यू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक लेगा। तो हमारा रेंज जो होगा वो 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी पे तो हम हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा ग्राफ 1 को टच कर रहा है, इसलिए हम क्लोज इंटरवल का यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए हमको किसी ने ऐसा दे दिया f(x) = mod x - 1, तो सिंपली हमारा ग्राफ 1 यूनिट नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम कि ग्राफ के शेप में कुछ खास फर्क नहीं हो रहा है, बस ग्राफ जो है 1 यूनिट ऊपर या 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जा रहा है। या जो भी नंबर हम यहाँ पे कांस्टेंट ऐड या सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे, अगर कुछ ऐड करेंगे तो उतना यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा, अगर कुछ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उतना यूनिट नीचे से शिफ्ट होगा। फर्दर अगर हम इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना चाहें तो हमें दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे इधर पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है पूरी, इधर निगेटिव वैल्यू ले रहा है पूरी, तो हम इसका डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर बोलेंगे। और अगर हम रेंज की बात करें तो हम देखें वाई एक्सिस पे -1 से स्टार्ट हो रहा है और ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो हम इसका रेंज होगा ये -1 से इन्फिनिटी बोलेंगे। और -1 को टच कर रहा है, इसीलिए हम इस पर क्लोज इंटरवल का यूज करेंगे। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए हम लोग देखते हैं जिस एग्जांपल की बात हम लोग कर रहे थे या जिस स्टैंडर्ड फंक्शन की हम लोग बात कर रहे थे उसको, f(x) = 1/x। अब इस फंक्शन को भी हमको थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना होगा। डिफरेंट तरीके से इसलिए क्योंकि इसका टेबल जैसे हमने अभी तक के सिंपल ग्राफ के टेबल बनाए हैं उस तरह से नहीं बनेगा। हमने ये भी देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी टेबल हमारा थोड़ा डिफरेंट तरीके से बना था, इसका भी टेबल जो होगा वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से ही बनेगा। क्यों डिफरेंट तरीके से बनेगा, इसका रीज़न ये है कि ये जो वैल्यू है 1/x, इसमें जब हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू जब हम x की पुट करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू हमको 1 से छोटी मिलेगी। अगर हम 1 की वैल्यू 2 पुट करें तो ओवरऑल x की वैल्यू अगर 2 पुट करें तो ओवरऑल वैल्यू हमको 1/2 मिलेगी। 2 1 से बड़ा है और 1/2 जो इसकी वैल्यू आ रही है वो 1 से छोटी है। और इसका उल्टा, जब हम इसमें वैल्यू 1 से छोटी पुट करेंगे तो हमको इसमें इसकी ओवरऑल वैल्यू 1 से बड़ी मिलेगी। जैसे अगर हम x की वैल्यू 1/2 पुट करें तो 1/x की वैल्यू 2 मिलेगी। तो इस वजह से हमको इसमें 2 स्पेस बनाना पड़ेगा, एक उन वैल्यूज़ के लिए जो 1 से छोटी हैं और एक उन वैल्यूज़ के लिए जो 1 से बड़ी हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे। अगर 1 से बड़ी वैल्यू की बात की जाए, सपोज करते हैं अगर हम पहले 1 के लिए देख लेते हैं। अगर x = 1 पुट करेंगे तो f(x) = 1/x में जब हम 1 पुट करेंगे तो 1/1 = 1 मिलेगा। सिंपल। जब हम x = 2 पुट करेंगे तो f(x) = 1/2 यानी कि 0.5 मिलेगा। x = 3 पुट करेंगे तो f(x) = 1/3 यानी 0.33 मिलना चाहिए। ओके, अगर हम निगेटिव साइड में चलें, x = -1 अगर हम पुट करते हैं तो f(x) = 1/-1 जो कि -1 होगा। x = -2 पुट करें तो f(x) = 1/-2 जो कि 0.5 निगेटिव में होगा। और 3 पुट करेंगे तो ऐसे ही हमको -0.33 मिलेगा। 1 से छोटी वैल्यू को पुट करके देखते हैं। अगर हम x = 0.5 पुट करें तो f(x) जो होगा ये 1/0.5 होगा। डेसिमल हटाते हैं, यहाँ 0 आएगा। 2 टाइम्स कितनी वैल्यू हो गई, 2। ठीक,
अगर हम x की वैल्यू 0.25 पुट करें तो fx इक्वल टू 1/0.25 आएगा, डेसिमल हटाएंगे 2 0 आएगा एंड 4 टाइम्स, तो fx की वैल्यू 4 होगी। नेगेटिव में अगर पुट करें तो x इक्वल टू 0.5 अगर नेगेटिव में पुट किया जाए तो fx इक्वल टू 1/-0.5 होगा, पॉइंट हटाएंगे 0 आएगा, 2 टाइम्स तो ये -2 होगा। और इस तरह से अगर हम -0.25 पुट करें तो हमको -4 मिलना चाहिए। तो ये आइडिया हमको लग रहा है कि हो गया है कि कैसे इसकी वैल्यूज़ को हम लोग देखेंगे। अब इस चीज़ को हम अपने टेबल पर लिखेंगे, टेबल पर लिखने के बाद फिर हम इसको प्लॉट करेंगे। तो हम 4 वैल्यूज़ को लेते हैं 1 2 3 4 और 3 को उधर छोड़ते हैं, तो आएगा हमारे पास 0.25 0.5 0. नेगेटिव में इन दोनों को रखते हैं, और पॉजिटिव वैल्यूज को 1 -1 2 -2 3 एंड -3। 0.5 पे 2 और -0.5 पे -2, 4 -4, 1 पे 1 -1 पे -1, 2 पे 0.5 -2 पे -0.5, 3 पे 0.33 और -3 पे -0.33। अब इन वैल्यूज़ को हम प्लॉट करते हैं, चलिए देखा जाए। 1 पर 1 यानी ये पॉइंट होना चाहिए। अगेन 2 पर 0.5 यानी इसका आधा, यानी यहाँ कहीं होना चाहिए। 2 पर 0.5 ये वाला पॉइंट 1 पर 1। अगेन 3 पर 0.33 यानी कि इसका 1/3 यहाँ कहीं होना चाहिए, तो 3 पर हमारी वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए 3,0.33, और इस तरह से आगे इनफाइनाइट तक जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाफ पर 2 यानी कि अब x की वैल्यू हाफ है तो इस पर हमको 2 मिलना चाहिए। अगेन 0.25 पे 4, तो 0.25 यानी हाफ का भी हाफ, और इस पे 4 यानी यहाँ कहीं होना चाहिए। ठीक, अब अगर हम नेगेटिव साइड को प्लॉट करने चलें तो -1 पे -1 यानी ये पॉइंट होना चाहिए। -2 पे हाफ, -2 पे हाफ -हाफ यानी यहाँ कहीं, तो ये पॉइंट इधर कहीं होना चाहिए। इसको हटा लेते हैं, यहाँ कहीं होना चाहिए। -3 पे 0.33, तो 0.33 अंदाजे से यहाँ होगा, और इस तरह से ये इधर भी इनफाइनाइट तक चला जाएगा। इसको देखते हैं इधर 1 से छोटे वाले, -1 से बड़े वाले को, तो -हाफ पे 2, -हाफ यानी यहाँ, इस पे 2 यानी ये पॉइंट। -0.25 पे -4 यानी इसके भी हाफ पे -4, तो यहाँ ये पॉइंट होना चाहिए। सारे पॉइंट्स मिल गए हमको। अब हम अगर ग्राफ प्लॉट करने जाएंगे तो हम फिर से उसी पुरानी चीज़ को याद करेंगे कि ग्राफ प्लॉट करते समय हमको कैसे करना है, स्ट्रेट लाइन का यूज़ करना है या फ्री हैंड का यूज़ करना है। क्या बताया था मैंने कि अगर x की पावर 1 या 0 हो तो उस केस में हम लोग स्ट्रेट लाइन का यूज़ करते हैं, और इसके अलावा कुछ भी हो तो उस केस में हम लोग फ्री हैंड का यूज़ करते हैं। और यहाँ हम देख रहे हैं कि 1/x का मतलब क्या हुआ, x टू द पावर -1, यानी जो भी हमारा ग्राफ है या जो भी हमारा फंक्शन है, उस फंक्शन में जो x की पावर है वो 1 और 0 को छोड़कर कुछ और है। इसका मतलब इसके ग्राफ को प्लॉट करते समय हमें फ्री हैंड करना पड़ेगा। और फ्री हैंड ग्राफ को प्लॉट करते समय हम क्या करते हैं, हम उसमें कहीं भी कोना नहीं बनने देते हैं। अगर कहीं भी वहाँ पर टर्न आता है तो हम उस टर्न को स्मूथली करते हैं। तो यहाँ टर्न दिख रहा है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए जाएंगे, स्मूथली मोड़ते हुए आगे इधर तक बढ़ाएंगे और इसी शेप को आगे फॉलो करा देंगे। हम इसी शेप को इधर भी आगे फॉलो करा देंगे। यहाँ देखा जाए तो यहाँ से ग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है, नीचे यहाँ तक जा रहा है, इसी शेप को फॉलो कराएंगे और यहाँ पे भी इसी शेप को फॉलो कराएंगे।
दिस इज़ द ग्राफ ऑफ 1/x। ठीक, अब ग्राफ के बेस पे हम ये देखते हैं कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमको ये समझना है कि इसमें हम कौन कौन सी वैल्यू को पुट किए हैं, कौन कौन सी वैल्यू को पुट नहीं किए हैं। सबसे पहली चीज़ कि जब हमने कहा कि रेशनल फंक्शन होगा तो QX 0 नहीं होना चाहिए। ये ऊपर वाला PX होगा, ये नीचे वाला QX होगा, QX 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 पे हमें ग्राफ नहीं देखना है। इसका मतलब कि x एक्सिस में x इक्वल टू 0 इंक्लूड नहीं है, यानी इसको हमको अपने डोमेन से बाहर रखना होगा। जैसे कि हम पहले भी जानते हैं, डोमेन की डिफिनीशन ये होती है कि x की वो वैल्यूज़ जिस पे ग्राफ एक फाइनाइट वैल्यू दे। लेकिन जब हम x इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो ग्राफ हमारा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड वैल्यू देगा। तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि इसका डोमेन क्या होगा, देखते हैं। x एक्सिस पे ये सारी वैल्यूज़ को हमारा ग्राफ एक्सेस करेगा। कहाँ तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट तक। इधर भी इन सारी वैल्यूज़ को हमारा ग्राफ एक्सेस करेगा और कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट। बस एक वैल्यू जो है x इक्वल टू 0 उसको हम पुट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ग्राफ उस पर डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब कि पूरा का पूरा x एक्सिस को लेंगे लेकिन उसमें से 0 को हटा देंगे। हम दो तरीके से लिख सकते हैं इसको। हमारा डोमेन होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 0 इधर भी है, 0 इधर भी है, लेकिन दोनों तरफ 0 पे ओपन इंटरवल लगा है। ओपन इंटरवल लगा होने की वजह से 0 ना इसमें इंक्लूड होगा और 0 ना ही इसमें इंक्लूड होगा। मतलब कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट की सारी वैल्यूज़ होंगी लेकिन 0 उसमें नहीं होगा। हम इसी चीज़ को एक और तरीके से लिख सकते हैं, ये पूरा रियल नंबर है, रियल नंबर लाइन ही होती है, ये रियल नंबर लाइन है, ये भी रियल नंबर लाइन है, दोनों एक्सिस रियल नंबर लाइन है। ये हॉरिजॉन्टल रियल नंबर लाइन है और ये वाली हमारी वर्टिकल रियल नंबर लाइन है। तो अगर ये रियल नंबर लाइन है तो ये पूरे के पूरे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही होगी और हमको रियल नंबर में से बस केवल एक वैल्यू नहीं चाहिए, कौन सी? 0। तो हम इस चीज़ को r-0 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इस 0 को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। r एक सेट है तो इसमें से हमें एक सेट ही हटाना होगा, इसलिए हम इसको सेट बनाने के लिए एक कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। सिंपल। तो ये हमारा डोमेन आ गया। अब इसी के बेस पे हम रेंज को देखें। रेंज के लिए हमें क्या करना होगा? अपने ग्राफ से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल के देखते जाना होगा। तो हमको दिख रहा है कि y एक्सिस पे इधर पूरा ऊपर तक जाएगा तो प्लस इनफाइनाइट तक वैल्यू लेगा, ये सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करेगा। ऐसे ही यहाँ भी ये इन सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करेगा और नीचे माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक, बस प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? इस पे, इस वैल्यू पे। इस पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पर ग्राफ जो है टच करता हुआ हमको दिखाई नहीं दे रहा है। 1/x की वैल्यू क्या कभी 0 के बराबर हो सकती है? 1/x की वैल्यू क्या कभी 0 के बराबर हो सकती है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 1/0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती, यानी fx कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब ये ग्राफ कभी भी जा करके इसको टच, x एक्सिस को टच नहीं करेगा, यानी यही वाला पॉइंट y एक्सिस पे भी जो होगा वो ग्राफ एक्सेस नहीं करेगा, बाकी सारी वैल्यूज़ को एक्सेस करेगा। तो हमारा सेम ही रेंज आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। हम समझें इस बात को, एक बार फिर से समझते हैं क्यों ऐसा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होने के लिए ज़रूरी है कि ये 1/0 का फॉर्म ले, और 1/0 का फॉर्म कभी भी हमारे पास डिफाइन नहीं होता है, इसलिए ये वैल्यूज़ कभी भी एक्सेस हमारा ग्राफ नहीं करेगा। और इसी चीज़ को हम क्या लिखते हैं? r-0। तो डोमेन और रेंज दोनों ही हमारा r-0 होगा। कभी कभी कुछ बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर डोमेन और रेंज बता दिया, अगर कोई पूछ दे कि व्हाट विल बी द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो हम क्या जवाब देंगे?
तो इसका सिंपल सा जवाब ये है कि जब ये फंक्शन पढ़ाना स्टार्ट किया गया तो आपसे ये बोला गया दीज आर द रियल फंक्शन। विच फंक्शन? रियल फंक्शन। और रियल फंक्शन क्या होते हैं? f इज सच दैट r टू r, यानी कि जो पहला वाला एलिमेंट x वाला भी जो वैल्यू होगा वो r से आएगा और जो fx वाला वैल्यू होगा वो भी किससे आएगा? r से। तो इस केस में हम इसका कोडोमेन क्या बताएंगे? r। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर जब क्वेश्चन में इस चीज़ को पूछा जाएगा तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से एक्सेस करना होगा। ठीक, तो अगर कभी भी कोई आपसे कोडोमेन पूछे और अगर फंक्शन में लिखा हो या क्वेश्चन में लिखा हो कि इट इज़ अ रियल फंक्शन, तो हम उस केस में उसका कोडोमेन r बताएंगे। अगर रियल फंक्शन ना लिख करके कुछ और लिख दें, f इज सच दैट a टू b, तब उस केस में हम लोग कोडोमेन b बताते हैं। ओके, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, नेक्स्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन, जो कि बहुत ही इजी है। बस कभी कभी कुछ बच्चों को इसके ग्राफ में दिक्कत होती है, तो उसको भी क्लियर कर लेते हैं। अब देख रहे हैं तो सब देख ही लेते हैं। चलिए, सिग्नम फंक्शन क्या होता है? कई बार हम इसको f(x) = sgn(x) से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत कम होता है ऐसा, आपके कोर्स के लेवल पे नहीं होगा, लेकिन जनरली इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। 1 when x is greater than 0, 0 when x equal to 0 and -1 when x is less than 0। अगर मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें कहा जाए कि सिग्नम फंक्शन की वैल्यू बताइए, तो कैसे बताएंगे? सपोज अगर किसी ने आपसे कहा कि f(x) की वैल्यू बताइए एट x = 2, तो हम 2 जब पुट करेंगे तो हमको f2 मिलेगा। ठीक, f2 मिलेगा, यानी x की जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं हम देखेंगे कि इसमें से किस रीजन में वो बिलोंग कर रहा है। 2 0 से बड़ा है या छोटा है? 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है इसका मतलब ये रीजन हुआ, और इस रीजन में हमारा f(x) क्या वैल्यू दे रहा है? 1। तो हम इसकी वैल्यू कितना बताएंगे? 1। अगर कोई हमसे पूछे f(0.001) कितना होगा? सेम आंसर, क्योंकि 0.001 एक पॉजिटिव वैल्यू है, यानी ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 के लिए हमारे पास ये वाला है फंक्शन का डिफिनेशन है, और इस फंक्शन के डिफिनेशन में f(x) की वैल्यू कितनी है? 1। तो हम कितना बताएंगे? 1। अगर नेगेटिव में कोई पूछता है f(-2) कितना होगा, तो x की वैल्यू नेगेटिव, यानी x इज लेस देन 0 है, और जब x लेस देन 0 होता है तो वैल्यू कितनी आती है? -1। कोई आपसे पूछे f-0.0001 कितना है, तो फिर से हमको ये नहीं देखना है कि इसमें वैल्यू कितनी है, हमको बस ये देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव यानी कि x लेस देन 0 है। अगर x लेस देन 0 है तो इसका मतलब f(x) कितना वैल्यू देगा? -1। तो ये वैल्यू -1 आ जाएगी। इजी। अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना हो तो हम क्या करेंगे? हमको इसके लिए टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किया था, हम सेम वैसे ही यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको केवल और केवल 3 वैल्यू ग्राफ पे शो करनी है। ठीक, देखते हैं। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 0 से बड़ी है। ये नहीं मतलब है कि कितना बड़ी है और कैसी, बस हमको ये देखना है कि x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। यानी यहाँ 0.01, 0.0000 जितनी बार 1 चाहे उतनी बार 0 लगा के अगर हमने 1 कर दिया तो वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, और उस पर f(x) कितनी वैल्यू देगा? 1। हम क्यों आपसे ये बात कह रहे हैं? क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि x ग्रेटर देन 0 का मतलब यहाँ से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट करना, जो कि गलत है। x ग्रेटर देन 0 का स्टार्टिंग यहाँ इस पॉइंट से इधर जैसे ही जाएंगे हमारा x ग्रेटर देन 0 होगा। x लेस देन 0 का मतलब इस पॉइंट से जैसे ही हम इधर आएंगे हमारा x लेस देन 0 होगा, और जब हमारा x ग्रेटर देन 0 होगा तो हमको वैल्यू 1 मिलेगी, और जब x लेस देन 0 होगा तब वैल्यू -1 मिलेगी। यही एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात है इस फंक्शन की। तो अगर हम प्लॉट करने चलेंगे x ग्रेटर देन 0, यानी इन सभी वैल्यू के लिए हमारा f(x) कितनी वैल्यू देगा? 1। यानी इन सभी वैल्यू के लिए हमारा f(x) वैल्यू दे रहा है 1। सिंपल। x लेस देन 0, यानी इन सभी वैल्यूज़ के लिए हमारा f(x) कितनी वैल्यू दे रहा है? -1। यानी इन सभी वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन वैल्यू देगा -1। बट x = 0 के लिए हमारा f(x) कितना वैल्यू दे रहा है? 0। यानी x = 0 यहाँ होगा, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है? 0। यही चीज़ हमको दिखाना होगा। तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आएगा ऐसे और ऐसे।
थोड़ा ध्यान देने वाला और है क्या, x ग्रेटर देन 0 है, x इक्वल टू 0 इसमें नहीं है इंक्लूड है, x इक्वल टू 0 इसमें इंक्लूड नहीं है तो हम यहाँ से टच नहीं कर सकते, हमको थोड़ा सा आगे दिखाना होगा और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा सा सर्किल बनाते हैं। ये सर्किल क्या बताता है कि x इक्वल टू 0 पर नहीं, x इक्वल टू 0 से बड़े के लिए सारा डिफाइन होगा। सेम यहाँ पे एक छोटा सा सर्किल होगा, ये छोटा सर्किल क्या बताएगा कि x लेस देन -1 के लिए पूरा, सॉरी s लेस देन 0 के लिए पूरा होगा, x इक्वल टू 0 पे यहाँ पर ग्राफ नहीं होगा। x इक्वल टू 0 पे ग्राफ कहाँ होगा, x इक्वल टू 0 पे ग्राफ जो होगा हमारा 0 होगा, यानी यहाँ पर। तो यहाँ डॉट होगा, इन दोनों जगह एक छोटा सर्किल होगा जो हमको बताएगा कि हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है। सिंपल है। अब अगर हम ये देखें कि इसका डोमेन और रेंज क्या होगा तो क्या करेंगे, सेम वही पैटर्न हमारा कि हम x एक्सिस और y एक्सिस पे देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू को एक्सेस कर रहा है। तो ग्राफ से अगर हम परपेंडिकुलर डालते जाएं तो हमको दिखेगा कि ये सारी वैल्यूज़ को ले रहा है इन्फाइनाइट तक, इधर भी सारी वैल्यूज़ को ले रहा है इन्फाइनाइट तक। यहाँ पर 0 नहीं ले रहा है x इक्वल टू, यहाँ पर x इक्वल टू 0 नहीं ले रहा है, लेकिन x इक्वल टू 0 यहाँ पर ले रहा है, यानी ये वैल्यूज़ और ये 0 भी इंक्लूड है किसमें, x की वैल्यू में, यानी x की सारी वैल्यू ले रहा है। तो डोमेन हमारा माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट हो जाएगा, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं रियल नंबर। अब रेंज की बात करें तो हमको y एक्सिस पे देखना होगा। y एक्सिस पे हमको केवल और केवल 3 वैल्यू दिख रही है, एक वैल्यू ये, एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये। इसके बीच में कहीं कोई ग्राफ नहीं है, इसके बीच में कहीं कोई ग्राफ नहीं है, नीचे कोई ग्राफ नहीं, ऊपर कोई ग्राफ नहीं है। मतलब y एक्सिस पे केवल 3 वैल्यू -1, 0 और 1, ये 3 वैल्यू ही इंक्लूड हो रही है। तो जब हम रेंज देखेंगे तो हम केवल और केवल इन्हीं 3 वैल्यू को दिखाएंगे। और जब भी हमको काउंटेड यानी कि फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट दिखाना होता है तब उस केस में हम कौन सा ब्रैकेट यूज़ करते हैं, उस केस में हम लोग कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, ये हमारा रेंज हो जाएगा। तो ये हमारा डोमेन है, ये हमारा रेंज है। ओके, होप कि आपको समझ में आया होगा सारा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।